हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आप सभी लोग ठीक हो, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। इंतज़ार किस चीज़ का है आपको? वैकेंसी का। वैकेंसी एसएससी जीडी तो आ ही चुकी है, सीजीएल भी आ चुका है, स्टेनोग्राफर का पेपर लगा हुआ, सीएचएसएल आने वाली है, एमटीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। और सीजीएल का तो आप जान ही रहे हैं कि दिसंबर में पेपर लगा हुआ है और एसएससी जीडी का पेपर जनवरी में लगा हुआ है। यूपीपी भी बहुत ही जल्द 41,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मीन्स वैकेंसी तो सब आ रही हैं, बस हम ही लोग पढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा हमें अपनी पढ़ाई को सुधारना होगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा, लगातार कंटिन्यूअस वे में रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए पढ़ना होगा। ये नहीं कि आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हो कल पढ़ाई ना करें। हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हम लोग के साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन क्लास अटेंड कर लिया, फिर दूसरे दिन गायब हो गए, फिर आए, फिर तीसरे दिन गायब हो गए। तो ऐसा ना ऑफलाइन वाले बैच वाले बच्चे ऐसा काम करें, ना ऑनलाइन वाले बैच वाले बच्चे ऐसा काम करें। जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लास करें, क्योंकि जो एक दिन क्लास में आपका छूट जाएगा वो दूसरे दिन तो कवर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आप नई क्लास अटेंड करोगे या पुरानी क्लास अटेंड करोगे। इसलिए देखिए, ऑनलाइन वालों के लिए तो एक बात ये ठीक है कि क्लास रिकॉर्ड हो गई, उनको अपलोड करा दी गई, वो दूसरे दिन भी वॉच कर लिए, कंप्लीट कर लिए कोर्स को। लेकिन जो हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, अगर वो अब्सेंट करेंगे तो उनका जो सिलेबस छूट जाएगा एक बार, वो दोबारा कवर नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन बैच वाले बच्चे भी ये भी ध्यान रखें कि प्रैक्टिस रोज़ करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। डिमांड आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि सर आप ये करा दीजिए, सर आप वो करा दीजिए, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन शांत हो जाओगे, इसका लगेगा फिर आपकी सारी तैयारी हो चुकी है। और जैसे जो बहुत सारे बच्चों ने बताया सर प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई है, तो बेटा हमने बोला ना, प्रश्न में वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, उन्हीं प्रश्न को लिया जा रहा है जो अच्छे लेवल के ही प्रश्न हैं। नॉर्मल लेवल के प्रश्नों को सॉल्व मैं करा ही नहीं रहा हूँ, मैं वो प्रश्न करा रहा हूँ जो आप पेपर में प्रश्न छोड़ के आते हो। जैसे कि आप गए, कोई प्रश्न अच्छे लेवल का आ गया तो आपका माइंड वर्क नहीं करता है, तो उन प्रश्नों में हमारा माइंड कैसे वर्क करेगा, हम इसको मेंटेन करा रहे हैं। तो पर डे जो हमारी रीजनिंग क्लास होगी वो अच्छे लेवल के प्रश्न की ही होगी, उसमें भी आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, बेटा जो पेपर में आप छोड़ देते हो, पेपर प्रश्न अटेंड नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता इस प्रश्न में क्या करना है, हम वो प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि अच्छे लेवल के हैं, ये सोचो कि आपके पेपर के प्रश्न हैं, और आपके पेपर में अगर ये प्रश्न आ गए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। मैथ प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होने वाली है, टारगेट रखो वैकेंसी पर, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हो तो आज आपको इज्जत नहीं मिलती होगी। क्यों नहीं मिलती, इसका कारण है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। आप जब जॉब लेके किसी के साथ जाओगे ना, किसी के बीच में मिलोगे ना, तो आपको एक अलग सी रिस्पेक्ट मिलेगी, एक अलग इज्जत मिलेगी। आपको खुद महसूस होगा जॉब पाने के बाद कि आपको कैसी रिस्पेक्ट मिल रही। बिना जॉब के आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, आप कहीं भी जाओ, लेकिन जॉब पाने के बाद आप जाओगे तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको टारगेट करना है, कहीं घूमने नहीं जाना है। घूमने जाने से बेहतर है वो समय जो 2-4 घंटे का आप कहीं जाओगे वो पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये जो पढ़ाई है, ये पेपर अगर एक बार हो गए तो दोबारा आने में 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा तो 1 साल बाद आपको जॉब मिलेगी, मतलब 2 साल बाद। इससे पहले 2 साल बीतने से पहले इसी साल जॉब ले लो, जिससे कि आने वाले साल में आपके पास जॉब हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे लेवल के हैं, इनकी एक नोट्स अलग बना लेना सभी लोग। और जो जहाँ भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, चैप्टर वाइज जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी पढ़ो, आप चैप्टर वाइज जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। हमारी क्लास से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है। आप एक बार चैप्टर पढ़ते हो लगातार, आप वहाँ से देख लो, एक बार हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन कहाँ से होगा। आपके लिए 4 लाइन कहते हैं कि आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इन 4 लाइनों को जो आज आप लोगों को वक्त नहीं देते हैं और आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि आज आपके पास कुछ नहीं है, तो आप इन 4 लाइनों को हमेशा ध्यान रखिएगा। वक्त हमारा भी कभी बदलेगा,
वक्त हमारा भी कभी बदलेगा, दिलों के बादशाह हम भी होंगे। वक्त हमारा भी कभी बदलेगा, दिलों के बादशाह कभी हम भी होंगे। आज एक दिल में जगह बना ना सके, आज एक दिल में जगह बना ना सके, कल हजारों दिलों के राजा हम ही होंगे। कल हजारों दिलों के राजा हम ही होंगे। जिस दिन आप जॉब पा गए ना, तो सभी लोग आपको पूछेंगे। जब तक आप जॉब नहीं पाओगे आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सबसे पहले टारगेट है नौकरी। नौकरी पाने के बाद आपके जीवन में आप जो जो सपने देखे वो सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन सबसे पहले जॉब पाना है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं धमाकेदार प्रश्नों के साथ, एक से बढ़ के एक खतरनाक प्रश्न। आइए, पहला प्रश्न, ये प्रश्न CPO SI में आया है। ये प्रश्न CPO SI 2021 के पेपर में आया है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। एक सीरीज दिया गया, कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y। एक सीरीज हमारे पास है 1, 2, 10, 19, x, 108, y। हमारे पास दो संख्याएं इन्होंने गायब कर दिया, एक x को गायब किया है और एक y को गायब किया है। और इन्होंने जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है y प्लस x का मान क्या होगा। मतलब जो ये वैल्यू दी गई है ये y प्लस x है। मतलब हमें सबसे पहले y की वैल्यू भी निकालनी है और x की वैल्यू भी निकालनी है। और सीरीज का एक अच्छा प्रश्न है। बताइए कितने लोगों का माइंड वर्क कर रहा है सीरीज में कि क्या किया जाए, क्या किया जाए? गैपिंग लिया जाए। बहुत अच्छे, चलिए इन्होंने कहा कि गैपिंग लिया जाए। यहाँ पे गैपिंग लेते हैं तो देखिए गैपिंग कितने की है? 1 की। यहाँ पे कितने की गैपिंग है? 8 की। यहाँ पे कितने की गैपिंग है? 9 की। और इसके आगे हम गैपिंग पता नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे y आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। गैपिंग से हमें एक चीज और दिखाई दी कि ये जो है ये क्या है? 2 का क्यूब है और ये क्या है? 3 का स्क्वायर है। तो हम कह दें ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो अब गैपिंग में क्या आना चाहिए? 4 का क्यूब आना चाहिए। तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64। मीन्स 19 में 64 जोड़ दिया जाए। 19 में 64 जोड़ो, 9 4 13 का 3 हासिल लगेगा 1 और 9 4 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 6 1 7 1 8। मतलब x के जगह पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 83 आनी चाहिए। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब। अब क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। अब किसकी गैपिंग है? 5 के स्क्वायर की। देखिएगा 5 का स्क्वायर। तो देखिएगा 83 में अगर 25 जोड़ोगे तो 108 आएगा। बिल्कुल सही। देखिए 1 में 1 जोड़े तो 2, 2 में 8 जोड़े तो 10, 10 में 9 जोड़े तो 19, 19 में 64 जोड़े तो 83, 83 में 25 जोड़े तो 108। अब आगे किसकी गैपिंग? 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यहाँ पे जो गैपिंग आएगी वो 216 की आएगी। मीन्स 108 में 216 को जोड़ दीजिए और y का मान निकालिए। 8 6 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 1 1 2, 2 1 3। y का मान ये आ गया, x का मान ये आ गया। आइए यहाँ पे पुट कर दीजिए। 324 प्लस 83 दोनों को ऐड करो, 4 3 7, 8 2 10 का 0 हासिल लगेगा 3 1 4। आंसर कितना आ गया? 407। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जो गैपिंग थी वो बेहतरीन गैपिंग थी। स्क्वायर और क्यूब की गैपिंग चल रही थी। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब। बिल्कुल सही है। सीरीज 1 2 3 4 5 6 है। एक बार स्क्वायर दोबारा क्यूब, एक बार स्क्वायर दोबारा क्यूब, एक बार स्क्वायर दोबारा क्यूब, ये सीरीज चल रही है। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है और हम लोग ऐसे प्रश्नों में डबल गैपिंग ले लेते हैं। हमें ध्यान रखना है अगर कहीं पर स्क्वायर और क्यूब की गैपिंग है तो एक बार उसके ऊपर फोकस जरूर करना है पेपर में कि कहीं ऐसी गैपिंग तो नहीं चले कि स्क्वायर और क्यूब की गैपिंग चल रही हो। आप क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे स्क्वायर और क्यूब को। ऐसा तो है नहीं कि ये सारी संख्याएं आपके सामने है और आपको समझ में ना आए कि क्या स्क्वायर है क्या क्यूब है। इतना तो समझ में आता ही होगा ना। चले फिर आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी वाले बच्चों के लिए। अगर वो कोई भी पेपर दे, वो चाहे जीडी का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो या सीजीएल का प्री या मेंस कोई भी हो, या सीएचएसएल का पेपर हो, सीपीओ का पेपर हो, एमटीएस का हो,
और क्या किसका CPOSI हो गया, CPOSI, MTS, GD, CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर का पेपर हो। इसमें से अगर वो कोई भी पेपर देने जाएंगे तो उन्हें ये प्रश्न जरूर मिलेगा पेपर में, 101% एक प्रश्न ये जरूर आता है और बहुत ही आसान होता है। आज हम आपको सिखा देते हैं कि ऐसे प्रश्नों को किया कैसे जाता है। ऐसे प्रश्नों करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले गैपिंग के साथ सभी शब्दों को हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गैपिंग के साथ सभी शब्दों को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। 24 को 4 भागों में तोड़ दो, 4 पेयर बना दो, मतलब 6 चौको 24, 6 भागों में तोड़ो उनको। तो 1 2 3 4 5 6 भागों में तोड़ा हमने। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये टूट गया ना। अब एक चीज समझिएगा सीरीज में, यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे जो सीरीज लिखी हुई है, यहां पे लिखा BA फिर BBA, इस चीज को समझना, लास्ट वाली को BBA, फिर यहाँ पे BBB आ गए और लास्ट में AK आया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? 3 भागों में तोड़ दिया जाए। चलो, अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं समझ में, तो एक बात और छोड़ो। टोटल 24 है ना, टोटल 24 है, इसको 3 भागों में तोड़ो, 3 पेयर बनाओ। ये पहला पेयर, ये दूसरा, फिर 3 का पेयर बना रहे हैं, याद रखिएगा, 3 का पेयर बना रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, अब 3 के पेयर में क्या मिल रहा है, जो पेयर देखिए यहाँ पे क्या मिला, BBA, ये देखिए पेयर देखिएगा BBA, पेयर देखिएगा बस आप। फिर इसके बाद वाला पेयर BAB, BAA, 3 पेयर से भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर उस तरह समझने। एक मिनट रुकिए, इसको अभी समझाते हैं, पहले एक दूसरा प्रश्न समझाते थे, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। इसको समझो पहले, उसको भी समझा रहे हैं, वो भी समझ में आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको दूसरा सा माइंड लगाना। इसको समझो तो मैं बताता हूँ, पहले इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 है। 7 का पेयर बना दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पेयर बन गया। अब सुनते जाना, कितना आसान होता है, वो थोड़ा सा अभी आपको रोटेट कर रहा था। देखिएगा यहाँ पे जब पेयर के बाद की बात की जाए, जो ये लाइन खींच दिया गया पेयर के बाद, मतलब ये एक जोड़ा होगा, ये एक जोड़ा होगा और ये एक जोड़ा होगा। तीनों जोड़े अलग अलग बनेंगे और पढ़ेंगे जब तो तीनों जोड़ों में सेम आना चाहिए, सिचुएशन सेम। जैसे हम लोग पढ़े 3 जोड़े बनाए, हमने बनाए ABA पहला जोड़ा, तो दूसरा जोड़ा भी ABA, तो तीसरा जोड़ा भी ABA, ऐसे जोड़े बनेंगे, ठीक है। पढ़ने पे सब सेम आएगा। चलो अब समझो कैसे करेंगे, सुनते जाइएगा। सबसे पहले देखिएगा, इस वाले पेयर की शुरुआत किससे हुई है, PA से। तो देखिए यहाँ पे P है, तो मतलब इसके बाद A आएगा, क्योंकि यहाँ पे A है। और इस वाले जो सब देखो, इसकी शुरुआत PA, इसकी शुरुआत PA, तो इसकी भी शुरुआत PA से होगी। अब समझिएगा, PAT, तो यहाँ पे PAT देखो लिखा है। अब यहाँ पे PATT, तो PATT हो गया। लास्ट वाला शब्द क्या होगा, N होगा। लास्ट वाला शब्द क्या होगा, N होगा। देखो यहाँ पे भी लास्ट में N, यहाँ पे भी लास्ट में N और यहाँ पे भी लास्ट में N। क्या बना, PATTERN, 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 ऐसे भरना होता है। पेयर को मैच कराते चलो। एक बार फिर से बताता हूँ, समझिएगा। हमने पहले 7 में तोड़ लिया, फिर हमने देखा कि इस वाले जो ये वाला पेयर है, ये वाला, इसकी शुरुआत P से हो रही है और पहले वाले पेयर की भी शुरुआत किससे हो रही है, P से हो रही है। तो तीसरे वाले पेयर की भी शुरुआत P से होगी। फिर हमने देखा जब इसकी शुरुआत हमने P से किया तो ये PAT है, तो ये भी PAT होगा, यहाँ पे T भर गया।
ये भी PAT होगा तो यहाँ पे ए भर दिया। फिर हमने देखा ये बन गया PATT, तो इसको भी बनाओ PATT, तो ये भी बनेगा PATT। फिर हमने देखा इसके लास्ट में n है, इसके लास्ट में n है, तो इसके लास्ट में भी n होगा। अब ये पूरा बन गया PATTERN। अब इसी पैटर्न पे सबको बना दो PATTERN, PATTERN, सेम आ गया। अब देखो क्या क्या भरा गया, मैच करा लो। यहाँ पे AER, फिर TT, फिर RP, फिर TN, यही आंसर बनेगा। समझ गए? ऐसे श्रृंखला को तोड़ना होगा, तोड़ने के बाद जो आप भरोगे वो एक सेम पैटर्न में आना चाहिए। बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, एक बात समझना है बस, कठिन नहीं है। आइए अगला फिर से समझा देते हैं। एक और समझो, एक और समझ लो, कंफ्यूजन दूर ही हो जाए तुम्हारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं। 8 8 का पेयर बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पेयर बन गया। अब समझिएगा, अब समझिएगा थोड़ा सा। अब इसमें अलग अलग है ना, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो कैसे, ये भी समझना। यहां पे लिखा हुआ है RAP, ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बनेगा RAP और ये बनेगा RAP। तो बना क्या, अब पढ़ना ORAPBD, इस वाले को पढ़ना ORAPBD। तो देखिएगा ORAPBD ना, यही तो पढ़ते जाना। आप देखो एक लैंग्वेज से पढ़ना, ORAPD ना, पढ़ो ORAPBD, ORAPBD, ORAPB, फिर D। सेम पैटर्न आना चाहिए। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, क्या हो ORAPBD। देखो बन गया पूरा पैटर्न। पढ़ो अब, हमने कहाँ से इसको पकड़ा, हमने जब ये वाला पैटर्न बनाया, ये वाला, बस मेरे समझ में आ गया। जब हमने यहाँ पे A भरा तो ये बना ORAPBD, तो ORAPBD, ORAPBD। अब उसका O देखो यहाँ लास्ट में लिख दिया है, तो इसको देखो ORAPBD बन गया। इस तरह पैटर्न पकड़ना होता है। एक पैटर्न सिर्फ हमने यहाँ से समझे और हम इसी पैटर्न पे सब कुछ भरते चले गए। क्या भरे, PD है, फिर AOR है, फिर DBD है, DBD, ORPDA, ये वाला सही है। बताओ कोई डाउट है? ऐसे पैटर्न को तोड़ना होगा, फिर भरना होगा। अब आप किताब से बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, 2-4 की प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। बस ये पैटर्न होता है कि उनको काउंट करो, फिर उनको कैंसिल, मतलब उसके बाद फिर उनको ब्रेक करके भरो। सेम पैटर्न बनना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला, ये एक मैट्रिक्स का प्रश्न है और ये प्रश्न CGL Tier 1 2021 के पेपर में आया है। CGL 2021 के पेपर में आया हुआ है। बताओ कैसे लगाया जाएगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग मेहनत करो भैया, ऊबो नहीं, पढ़ाई करनी है, अच्छे क्वेश्चन की करनी है तो मेहनत करनी होगी। अगर आपका माइंड ओपन होगा तो माइंड ओपन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रश्न अच्छे पढ़ने होंगे। नॉर्मल प्रश्न पढ़ने से कभी भी माइंड नहीं ओपन होगा, माइंड हमेशा बंद रहेगा। इसलिए अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ो, क्योंकि खराब लेवल के तो आप लगा ही लेते हो। चलो इसमें बताओ क्या किया जाए। यहाँ पे ऐसा 3 संख्याओं में कौन सा खेल किया जाए कि 129 बन जाए। ओहो, 8 3 24 2 3 6 8 2 16 बन गया। बिल्कुल बन। देखो यहाँ से मुझे उस पैटर्न से नहीं समझ में आया, लेकिन इस वाली लाइन से मुझे कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? इस वाली लाइन से समझना। हमने 8 और 3 का गुणा किया, फिर हमने 3 और 2 का गुणा कर दिया,
फिर हमने 2 और 8 का गुणा किया, फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया, देखो 46 बन गई। क्या? सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। ये कह सकते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है। सबसे पहले हमने किया A इंटू B, फिर हमने किया B इंटू C, फिर हमने किया C इंटू A। इनका जो मल्टीप्लाई आया उनको ऐड किया तो हमें नीचे वाली संख्या मिल रही है। यही तो हो रहा है, ठीक। यही आंसर निकालने में हमें नियम लगाना है और यहाँ पे संख्या फिल करनी है कि कौन सी संख्या ऐसी रखी जाए कि वो क्या बन जाए, 123 बन जाए। कुछ गलत हुआ है क्या? कहाँ पे फिल करना है? इतनी बड़ी संख्या तो नहीं रखी जा सकती है। ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुए हैं, ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुए हमें लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या वहाँ पे कहाँ रख दोगे यार। 1 मिनट क्वेश्चन मैच करा लेते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा ज़रा से भैया, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बताता हूँ कहाँ पे गलती हुई है क्वेश्चन में। एक सेकेंड जी, ऑप्शन गलत लिख दिए गए यहाँ पे। ऑप्शंस हैं इसके 8 4 6 7, 8 4 6 7। चलिए अब भरिए, वही मैं कहूँ इतनी बड़ी संख्या कैसे आ सकती है वहाँ पे। भरते हैं, चलिए। क्या? सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 9 27, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, बताओ जल्दी से, ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि इनको जोड़ने पर आंसर आना चाहिए? बताइए, इसकी जगह पे कौन सी संख्या रखते हैं? पहला वाला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, और क्या। चलो 8 रख के देखो, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे 8 है, तो 3 9 27, 8 9 72 और 8 3 24। देखो सबको जोड़ो, 7 2 9 9 4 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 7 1 8 2 10 2 12 आ गया, 123 आ रहा है ना, तो आंसर 8 ही बनेगा। बहुत ही अच्छे पैटर्न का प्रश्न है, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, सीजीएल टियर 1 में पूछा गया। आपको बिल्कुल अलग प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, जो बिल्कुल डिफरेंट लेवल के प्रश्न पूछे गए सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, एसएससी जीडी में। नॉर्मल वाले प्रश्न नहीं कराए जाएंगे, वही प्रश्न कराए जाएंगे जो अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। बताओ, इसमें कोई डाउट है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 9 27, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 9 72, फिर 8 3 24, सबको जोड़ने पर 123 आएगा। मीन्स आंसर 8 सही है, यहाँ पे 8 ही भरा जाएगा। चले फिर आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भैया। एक एक प्रश्न, ये भी आपके एसएससी का कोई भी पेपर हो, सारे पेपर में आता है एक प्रश्न। ये भी बहुत ही आसान है, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। मतलब हमें एक विकल्प का चयन करना है और इनको, ये जो 4 5 दिए गए हैं, ये इनको ऐसे अरेंज करना होता है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द आते हैं। जैसे ए पहले आया तो जिसमें ए पहले होगा वो शब्द पहले होगा। जैसे किसी में सी आया और किसी में बी आया तो बी शब्द पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वह शब्द पहले आ जाएगा। समझ गए? तो इनको जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले जो कॉमन शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि जब भी हमें तुलना करना होगा तो हम कॉमन शब्दों से तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए कॉमन शब्दों को हटाना ही पड़ता है। अब आगे आइएगा। अब अगर हम इसके बाद वाले शब्द की बात करते हैं, जैसे इसका तीसरा शब्द है पी और इसका तीसरा है यू, इसका एन है, इसका यू है, इसका यू है। अगर हम बात करें कि ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है, पी आता है या यू आता है या एन आता है या यू यू यू, तो सबसे पहले आप कहोगे क्या आता है, एन। पहले एन, फिर ओ के बाद फिर पी, फिर क्यू आर एस टी छोड़ के यू, तो सबसे पहले कौन आता है, एन। तो सबसे पहला शब्द आपका 3 नंबर वाला होगा। अब देखो ये ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि यहाँ पहला शब्द लिखा, ये ऑप्शन आपका कट गया।
ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में 3 नंबर वाला शब्द पहले आ गया। अब 3 के बाद 1 है तो 1 को आना ही आना है। अब 1 वाले को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को शब्द को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 के बाद 1 आना ही आना है। हमें किसको चेक करना है? 5 और 4, इन दोनों में हम पता कर लें कि 5 वाला पहले आएगा या 4 वाला पहले आएगा। आओ, 5 और 4 यही दोनों तो हैं। चलो, यहाँ पे जो कॉमन है उन शब्दों को छोड़ दो। SOU कॉमन है। इसके बाद वाला शब्द B है और यहाँ पे S है, तो ABCD में सबसे पहले B आता है या S आता है? तो आप बोलोगे सर जी B आता है। अगर ABCD में सबसे पहले B आता है तो 5 से पहले ये वाला शब्द आएगा। ये कहाँ पे है? 4। ये देखो आंसर सही होगा। पूरा मैच कराने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉमन शब्दों को छोड़ते हैं, उसके बाद फिर मैच कराते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा ABCD क्रम में। उस शब्द को पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, उन ऑप्शन को काट देंगे। उसके बाद फिर जो ऑप्शन मैच करेगा उसको टिक लगाएंगे। एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा, बिल्कुल आपको समझ में आना ही चाहिए, ये प्रश्न आते जरूर हैं। आओ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉमन शब्दों को हटाएंगे। MAC जो कॉमन शब्द थे उनको हटा दिए। अब चौथा शब्द यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे U है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। चौथा शब्द AOURR, तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है? A आता है, तो सबसे पहले AOURR चौथा शब्द, क्योंकि 3 शब्द तो कॉमन है, उससे तुलना नहीं की जा सकती, उससे नहीं पता कर पाएंगे कौन सा पहले आएगा। हमेशा कॉमन शब्दों को हटा देते हैं, उसके बाद जो शब्द कॉमन नहीं होते उसमें तुलना करके पता करते हैं कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ABCD में कौन सा शब्द पहले आता है। तो सबसे पहले कौन आता है? A, तो 1 नंबर वाला देखो शब्द है पहले आ गया। अब 1 वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 तो पहले आएगा ही आएगा। अब उसके आगे बढ़ो, अब इन चारों में चेक करना है। तो MAC तो कॉमन है ही है। अब यहाँ पे O आया, यहाँ पे U आया, यहाँ पे R आया। अब ABCD में सबसे पहले O आता है, U आता है, R आता है। पहले O, फिर PQR, फिर STU। तो सबसे पहले अब इन चारों में जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे U है, यहाँ पे O है। तो सबसे पहले ABCD में U और R से पहले O आता है, तो कौन सा 1 के बाद कौन आएगा? 2 वाला। अब ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, ठीक। अब ये भी चला गया। अब इन तीनों में तुलना करना है। चलो अब इन तीनों में करते हैं। तो ये U है और ये R है और R है, तो R पहले आता है, U बाद में आता है, तो ये वाला शब्द सबसे पीछे चला जाएगा, ये वाला शब्द सबसे पीछे जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में ही कोई होगा। अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में ये चारों कॉमन है। 5वां शब्द यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, तो सबसे पहले कौन आता है? A वाला। तो 2 के बाद कौन आएगा? 4। देखो आंसर बन गए 1 2 4 5 3। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों पे काम करेंगे और ABCD के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। एक और समझ लीजिए पूरा, ये आएगा जरूर आपके पेपर में। सबसे पहले क्या कॉमन को अलग करते हैं। कॉमन कौन है? देखो A, फिर U आया, यहाँ पे MN है। तो अब आप बताओ कि सबसे पहले ABCD में कौन आता है? M आता है, M आता है ना, U से पहले M आता है। अब इन चारों में सबसे पहले हमें तुलना करनी होगी। अब ये 5 वाला तो अपने आप ही लास्ट में चला गया, तो ये दोनों आंसर तो कट गए, क्योंकि A के बाद U आएगा तो ये सबसे लास्ट में ऐसे ही पहुंच गया। तो देखो 2 जगह 2 ऑप्शन कट गए। अब सिर्फ ये चेक कर लो कि पहला और तीसरा कौन सा पहले आएगा, कौन सा इनमें और इनमें कौन सा पहले आएगा, बस, और सबको छोड़ दो, पहला और तीसरा। अब पहले और तीसरे में तुलना करना, इसमें और इसमें। तो इसमें कॉमन कौन है? AM, इसमें AM। इसका जो तीसरा शब्द है वो A है और इसका तीसरा शब्द क्या है? B है। कौन पहले आएगा? A। तो शुरुआत किससे होगी? 3 से। आंसर आ गया। समझ गए बात को? देखो कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चंस में, बिल्कुल थोड़ा सा मैच कराना और ऑप्शंस के ऊपर काम करना है, तुरंत आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बस हमने 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर अच्छे से समझ में आए तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कौन सा आएगा। कमेंट करिए फास्ट।
जल्दी से। और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर क्लास समझ में आ रही तो, जल्दी से कमेंट करिए भैया। सभी लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है, फिर आगे बढ़ा जाए। लग गया सबका? नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट, खतरनाक प्रश्न है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में हर फादर इज ओके 6583, माई फादर इज वेल 5137, हर आर्म इज इंजर्ड 2839 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में ओके को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? हमें ओके को बताना है कि कौन सा अंक दिया जाएगा। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को जब भी हम करते हैं तो जो कॉमन वर्ड होते हैं और कॉमन वर्ड को कॉमन नंबर दिया जाता है। जो उभयनिष्ठ होते हैं, जो शब्द उभयनिष्ठ होते हैं उनको उभयनिष्ठ नंबर दिया जाता है। चलिए, जैसे हमें बताना किसका? ओके का बताना है। ओके को हम अपने आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते, पहले आपको ये जो तीन शब्द हैं इनकी वैल्यू ढूंढनी होगी। इन चारों में से जो लास्ट में बचेगी वही ओके की वैल्यू होगी। अब कैसे ढूंढनी है? ऐसे ढूंढनी है, जैसे यहाँ पे फादर है और यहाँ पे भी फादर है, ठीक। अब सुनते जाइएगा, जैसे यहाँ पे इज है और यहाँ पे इज है और यहाँ पे इज है, इज तीनों जगह है तो तीनों में कोई अंक कॉमन होगा, वो इज की वैल्यू होगी। जैसे इज यहाँ पे काटे तो यहाँ पे कोई एक कॉमन वैल्यू होगी, वो सबकी कट जाएगी, 3 3 3। अगर कोई पूछता कि इज की वैल्यू क्या होगी तो आप इज को बता देते 3 होगी, ठीक। इज की वैल्यू कट गई। अब जैसे यहाँ पे फादर है, ये फादर और ये फादर, फादर कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों में कोई वैल्यू कॉमन होगी, 5 और 5। अब जैसे यहाँ पे हर कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे हर कॉमन है, तो इन दोनों में एक वैल्यू कॉमन होगी, 8 और 8। अगर कोई पूछता कि हर की वैल्यू क्या होगी तो आप बता देते हैं हर की वैल्यू 8 होगी, जो कॉमन होगी वही वैल्यू होगी। अब जो शेष वैल्यू बची वो ओके की हो जाएगी। जो शेष वैल्यू बचेगी वो किसकी हो जाएगी? ओके की हो जाएगी। पहले आपको कॉमन वर्ड्स की वैल्यू को काटना है, उसके बाद जो बचेगा उसकी वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट आप कोई भी वैल्यू मत दे देना ओके को, सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को काट के वैल्यू निकालना, फिर जो बचेगी वो ओके की वैल्यू देना, ठीक है। चलो, कह रहा 14 का संबंध 450 से है तो इसमें से किसका संबंध किससे होगा, ये पूछा गया। बताइए जल्दी से। क्या लग रहा है? आ गया। थोड़ा सा रोटेट किया है क्वेश्चन को। कैसे? सबसे पहले आप इसमें रिलेशन बनाओ कि 14 से 450 कैसे बना। अगर हम भैया 14 में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें, 14 1 15, 15 का स्क्वायर 225 और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 450। CGL Tier 1 में आया है ये वाला प्रश्न 21 के पेपर में, ठीक। 14 में 1 जोड़े 15, 15 का स्क्वायर 225, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया? 450। अब आगे और चेक करो, ये तो 31 का स्क्वायर 961 है, आंसर नहीं बनेगा। इसको चेक करो, 18 में 1 जोड़ोगे ये 19 होगा और 19 का स्क्वायर करके 2 से गुणा करना है। 18 1 19, 19 का स्क्वायर होता 361 गुणे 2, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, कितना आ गया? 722। आंसर बनेगा 722। संख्या में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अगला प्रश्न लो। सीरीज का बेहतरीन प्रश्न है। क्या है? क्योंकि 17 के बाद 16 दिखाई दिया ना मुझे, इसलिए मैंने कहा सीरीज का बेहतरीन प्रश्न है। क्योंकि 17 के बाद 16 दिखाई दिया, उसके बाद दोगुना हो जा रहा है, फिर 29 हो जा रहा है, फिर 116 हो जा रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ तो समझ में आई,
जब मैं क्वेश्चन को लिखा तो मेरे एक बात मेरे दिमाग में गई, 16 से तो ये 2 गुना हुआ, क्या हुआ, ये देखो 16 दूना 32 हुआ, और ये 29 चौको 116 होता है ना। अब एक माइंड अगर काम करे आपका, तो आप ये कह सकते हो कि अगर 32 से 3 माइनस कर दिया जाए, 32 माइनस 3 तो 29 होता है, तो 17 से 1 माइनस कर दिया 16, बहुत सही। 17 से 1 घटाए 16, फिर 16 में 2 का गुणा किए 32, 32 में 3 घटाए 29, 29 में 4 का गुणा किए, तो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस क्या 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 111। बहुत ही अच्छा प्रश्न था सीजीएल टियर 1 का। सबसे पहले हमने ये पकड़ा कि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या 16 गुणे 2 32, 29 गुणे 4, फिर हमारे बाद में गई कि 32 से अगर 3 को माइनस कर दे तो 29 आएगा, तो यहाँ पे 17 से 1 माइनस कर दे तो 16 आएगा। सीरीज बन गई, -1 गुणे 2 -3 गुणे 4 -5, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस 1 2 3 4 5 बन गई सीरीज। आ गया आंसर 111। बताओ कोई डाउट है? चलिए अगला लीजिए। ये टर्की को क्या कहते हैं? ये कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसके अंक जो लिखे हुए हैं बड़े अजीब से लिखे हुए हैं। टर्की, इसको लिखा 7 6 9 1 1 5 2 5। चलो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो। ये 20 पे होता है, ये 21 पे, ये 18 पे, ये 11 पे, ये 5 पे और ये 25 पे। तो इसका तो 25 ही लिख दिया, इसका 5 लिख दिया, इसका 11 लिख दिया। मतलब ये अंतिम 3 को तो वही वैल्यू लिख दिया जो उनके अल्फ़ाबेट की नंबरिंग होती है। के 11 पे होता तो उसको 11 लिखा, ई 5 पे होता उसको 5 ही लिख दिया, 25 पे होता 25 ही लिख दिया। लेकिन आगे के शुरुआत में 3 में कुछ किया है क्योंकि उनकी नंबरिंग नहीं लिखा। अब समझिएगा, 18 और 9 क्या होता है? 27, मतलब आर का अपोजिट लिखा गया है। 21 6 कितना होता है? 27। 20 और 7 कितना होता है? 27। जब दो अंकों का योग 27 बने तो मीन्स उसका अपोजिट लिखा गया है। जब 2 अंकों का योग 27 बने तो उसका क्या लिखा गया है? अपोजिट लिखा गया है। ऐसे हमें किसका बनाना है? ब्रीथ का, BREATH। तो अंतिम 3 जो है इनकी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। ये कितने पे? 8 पे। ये किस पे? 20 पे। ये किस पे? 1 पे। और ये वाले जितने इनका अपोजिट लिखना है। 5 का अपोजिट कितना होगा? 22। 22 5 27। 18 का अपोजिट कितना होगा? 9। 2 का अपोजिट कितना होगा? 25। देखो कोई वैल्यू बनाओ, कोई मिलाओ, कोई है? 25 922 120 08, ये है 25 922 12 208। बताओ कोई डाउट है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि लास्ट वाला तो समझ में आ गया था, डायरेक्ट वैल्यू वाला, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो था उसका जो अपोजिट वैल्यू लिखा गया था ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बताओ कोई डाउट है भैया? अगर कहीं पर कोई डाउट है तो बोलते चलिएगा, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ये कल हमने एक प्रश्न छोड़ा था तो बच्चे ने कहा था सर इस प्रश्न को भी सॉल्व करा दीजिए, इसलिए इस प्रश्न को हमने नीचे लिख दिया क्योंकि ऊपर लिखते तो बड़ा हो जा रहा था सॉल्व करने पर। आज हम सॉल्व ही करा देते हैं तुम्हारे लिए बेटा। तुमने बोल दिया था तो मेरा मन कर गया कि करा ही देते हैं, क्यों बच्चे की बात ऐसे रखी जाए। वैसे कोई कठिन प्रश्न ये होता नहीं है, इसलिए हमने नहीं कराया था कल। चलो नीचे इसलिए लिखा जिससे ये प्रश्न बहुत लंबा था, लिख पाए ऊपर ना। अब जो जो दिया गया, ए का अर्थ क्या है? जोड़ है। बी का अर्थ क्या है? गुणा है। सी का अर्थ क्या है? घटाओ। डी का अर्थ क्या है? भाग। ठीक है, चलो आओ, जो जैसे उसको वहां पे पुट करना। बी का अर्थ क्या है? गुणा। 8 गुणे 4 + 5। सी का अर्थ क्या है? घटाओ, माइनस 99 प्लस क्या हुआ? अच्छा ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, सी के आसपास। चलो देखते हैं, अगर गलत होगा तो पता चल जाएगा। 27। डी का कितना है? डी का मतलब क्या है? भाग। 14 + 5। फिर बी का अर्थ क्या है? गुणा। 112। डी का अर्थ क्या है? भाग। 16। चलो कैलकुलेट करो।
सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ऑन करते हैं, तो ये 8 गुणे 9, 5 4 9, 99 और 27 को जोड़ो, 9 और 7, 9 1 10 से 16 6 80 लगेगा, 1 10 2 12, 126, भाग लगाना है, सुनते जाइएगा। ये 14 है प्लस का 5, ये इसको भाग कर देना, 16 सती 112। बोर्ड मास नियम लगाते हैं इसमें, सबसे पहले ब्रैकेट को ऑन करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो 16 सती 112, 7 से भाग कर दिया। चलो 8 गुणे 9 माइनस 126, 14 से भाग करना है, 126 बटे 14 कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 7 का नाम 7, 7 9 63, ये बचेगा 5 सते 35 और 8 9 72, माइनस का 9 बचेगा यहाँ पे और प्लस का 35, 72 और 35 जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 7 3 10, माइनस का 9 आ जाएगा 98, है ऑप्शन में 98, ये देखिए है। बताओ कोई डाउट है? तो बोर्ड मास नियम को लगाते हैं। इस समय एसएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछ रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में समय लगता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और बोर्ड मास नियम को मत भूलिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को ऑन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस नियम को लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं आएगा। एक ये भी प्रश्न आता है और ये प्रश्न आज आपके लिए होगा। इस प्रश्न की शुरुआत कल की क्लास में बताया जाएगा, जब आप नहीं लगा पाओगे तब बताया जाएगा। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि आप लोग ना ही कोई क्लास को शेयर कर रहे हो और ना ही तो कमेंट करते हो और ना ही क्लास को लाइक करते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर किया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और जो लास्ट वाला प्रश्न हुआ करे उसका जवाब जरूर दिया करिए। इससे मुझे ये फील होता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तब भी आप बताया करो और समझ में आता है तब भी बताया करो। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट किया करो, जिससे क्लासेस की संख्या और बढ़ाई जा सके। जब आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको शायद नहीं समझ में आ रहा, मैं क्लास रोक देता हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बेस्ट है, आपके सिलेक्शन में ये एक अहम भूमिका निभा सकती है, अगर प्रैक्टिस क्लास से आपका प्रॉफिट है तो आप ज़रूर बताओ। अगर प्रॉफिट नहीं फिर भी बताओ, प्रॉफिट है तो बताओ, क्लास जिससे कंटिन्यू कर सकें, वरना क्लास को स्टॉप किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।